दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं इस सीरीज का 22वां लेक्चर लेकर हाजिर हूं और 22वें लेक्चर में दोस्तों पुनः हम सभी प्री और मेंस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात, ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग सभी सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। आप घर बैठकर हर चैप्टर नहीं पढ़ सकते, हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब आप स्टडी 91 पर होते हैं तो दोस्तों एक एक सब्जेक्ट पर आपकी नजर बनती है, कहीं कुछ छूट नहीं पाता है। इससे तैयारी में असर पड़ता है और तैयारी और बेहतर होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ध्यान रखेंगे आज हमारा 22वां लेक्चर है। पीछे का लेक्चर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिए और पूरी क्लास को देखिए। पूरी क्लास देखेंगे आपको खुद ही लगेगा कि वाकई ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। हम कहते हैं विषय को एक बार पढ़िए फिर भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए। ठीक है, और अभी स्टडी 91 प्रो के नाम से टेस्ट पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, तो वहां पर भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए जो फ्री में टेस्ट है उसको तो आप दे सकते हैं ना, पेड वाला बाद में डिसाइड कीजिएगा, लेकिन फ्री वाला तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दोस्तों प्राचीन इतिहास से संबंधित है और पहला ही सवाल देखिए मेंस परीक्षा 2016 में पूछा गया सवाल है, यानी प्री की शुरुआत नहीं, आज हमारी शुरुआत मेंस से हो रही है। ठीक है, मेंस परीक्षा में सवाल आया था। सवाल क्या था कि अच्छा बहुत सारे बच्चों के मन में भी होगा कि सर हम तो प्री की तैयारी कर रहे हैं, फिर मेंस के सवाल क्यों? अरे भाई मेंस के सवाल भी यहीं से आते हैं, तो क्यों ना अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल देखें तो प्री मेंस सब देखते चले, कहीं कंफ्यूजन नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ठीक है, किसे भेजा था दोस्तों, किस राजा ने अपने मंत्री को भेजा था, ये बताना है। अगर आप और एंशिएंट पीरियड की बात करेंगे तो याद रखिएगा जब आप आएंगे मौर्य काल में ना, जब आप कभी आएंगे मौर्य काल में तो मौर्य काल में आप पढ़ते हैं दोस्तों अशोक के बारे में। ठीक है, अशोक के बारे में। अशोक ने दोस्तों कलिंग का युद्ध लड़ा था, लेकिन उसके उपरांत कलिंग के युद्ध के बाद उसका मन जो है विचलित हो गया कि हमें सब नहीं करना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अच्छा बौद्ध एक चीज और ध्यान दीजिए, अब जब ये अपना लेता है दोस्तों तो उसके बाद वो उसी सतमार्ग पर चलना आरंभ कर देता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर इन्होंने भी दोस्तों अपने कई सारे ऐसे शिलालेख हैं जहां पर पशुओं के क्रूरता के बारे में उल्लेख किया गया कि नहीं, पशुओं पर किसी प्रकार की क्रूरता नहीं की जाएगी, ये बात बताई गई है। आई बात समझ में? बहुत ध्यान से समझते चलिए। ये तो रहा एंशिएंट पीरियड में, और एंशिएंट पीरियड में ही चालुक्य शासक थे जिनका नाम था दोस्तों राजा कुमारपाल। क्या नाम था दोस्तों? चालुक्य राजा कुमारपाल। इन्होंने अपने मंत्री को काशी क्षेत्र में भेजा कि जाइए और पशुओं पर जो क्रूरता हो रही है उस पर प्रतिबंध की घोषणा कीजिए कि हमारे राज्य में किसी भी पशु पर किसी भी प्रकार की क्रूरता नहीं की जाएगी। तो राजा कौन थे दोस्तों? राजा चालुक्य राजा कुमारपाल जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अच्छा अब यहां से कुछ नए सवाल बनाते हैं। लिख रहा है चालुक्य शासक कुमारपाल का कार्यकाल क्या था, ये कब से लेकर कब तक दोस्तों इन्होंने शासन किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों इनका शासन काल रहा है 1143 ईस्वी से लेकर के 1172 ईस्वी तक। अगर मैं इस पीरियड में कुछ और घटनाएं आपको बताऊं तो आपको याद आ रहा होगा दोस्तों 1191 ईस्वी और 1192 ईस्वी। ठीक है, ये इसी के बाद घटना है ना, याद रखिएगा ये वही टाइम पीरियड है जब गौरी के साथ किसकी लड़ाई होती है? गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। जी हां दोस्तों, गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई लड़ी गई थी, जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं, वो लड़ाई 1191-92 के दौरान लड़ी गई थी। ठीक है, उसको याद रखिएगा। और उसके ठीक पहले का समय दोस्तों चालुक्य शासक कुमारपाल का है 1143 ईस्वी से लेकर के 1100 कितने ईस्वी तक? 72 ईस्वी तक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। जैन आचार्य हेमचंद्र ने सिद्ध हेमचंद्र की रचना की। दोस्तों कई बार सवाल इसका उल्टा पूछता है, ऐसे पूछता है कि सिद्ध हेमचंद्र की रचना किसने किया है? तो क्या बताएंगे? जैन आचार्य हेमचंद ने किया है। ठीक है, सिद्ध हेमचंद की रचना किया है। और इसमें यह रचना दोस्तों किसके शासनकाल में हुआ है? तो याद रखेगा जयसिंह के शासनकाल में हुआ। किसके शासनकाल में? जयसिंह के शासनकाल में यह रचना की गई थी। यहां पर देखिए नाम मिल रहा होगा कश्मीरी राजा जयसिंह या सिद्धराज जयसिंह। तो कश्मीरी राजा जयसिंह नहीं दोस्तों, यह चालुक्य राजा थे सिद्धराज जयसिंह, उन्हीं के नाम पर था दोस्तों। सिद्ध ये जो लिखा है ना सिद्धराज, उन्हीं के नाम पर सिद्ध हेमचंद्र की रचना हुई है। ठीक है, लिख रहा है प्रथम दक्षिण भारतीय राजा जिसने उत्तर भारत से मैत्री स्थापित किया, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो याद रखेगा राजा कुलोत्तुंग प्रथम। क्या नाम था? राजा
कुलोतुंग, कुलोतुंग प्रथम इनका नाम था। और ये कहां के शासक थे दोस्तों? ये चोल शासक थे। क्या थे दोस्तों? चोल शासक थे। चोल शासकों की नौसेना बड़ी जो है प्रभावी थी, बहुत मजबूत नौसेना थी। इन्होंने दोस्तों, चोल शासकों ने, कहा जाता है राजेंद्र प्रथम के बारे में सुना होगा, ठीक है, राजा राज जी के बारे में सुना होगा। उन लोगों के काल में दक्षिण भारत के सारे राजवंश और जितने भी टापू यानी द्वीप थे, उन सभी पर दोस्तों इन लोगों का अधिकार था। ठीक है, ये जो आप इंडोनेशिया वगैरह पढ़ते हैं, श्रीलंका वगैरह पढ़ते हैं, मालदीव वगैरह पढ़ते हैं, वो सब दोस्तों इनके क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यह तथ्य भी याद रखें। लिख रहा है कुलोतुंग प्रथम को कहा जाता है। कुलोतुंग प्रथम का एक अन्य नाम है जो परीक्षा में आपसे खूब पूछता है, वो नाम क्या दोस्तों? तो याद रखेगा, इनका नाम है सुंगतवीर्त। क्या नाम है दोस्तों? सुंगतवीर्त। जी हां दोस्तों, याद रखेंगे, कुलोतुंग प्रथम को और किस नाम से जाना जाता है? सुंगतवीर्त के नाम से जाना जाता है। यह तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इतना अगर आपको पता है, इस सवाल से प्रश्न बनाकर और सवाल मैंने आपको दिखाए। ऐसे ही दोस्तों सवाल पूछा जाता परीक्षा में, और उसके लिए पहले से तैयार रहिए। मध्यकालीन भारत के इतिहास से सवाल देखते हैं। प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, और यह सवाल क्या था? निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? साफ साफ लिखा है चिश्ती संत। ठीक है, चिश्ती संत किसे कहा जाता है दोस्तों? चिराग दिल्ली। क्या मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है? नहीं। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर बनी हुई है? अजमेर में बनी हुई है। ठीक है। फरीदुद्दीन को कहा जाता है? नहीं। निजामुद्दीन औलिया? नहीं। किसे कहा जाता है दोस्तों? चिराग दिल्ली कहा जाता है नसीरुद्दीन को। किसे कहा जाता है? नासिरुद्दीन को चिराग दिल्ली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज भी चिराग के नाम से एक एरिया दोस्तों, वो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों, बाबा फरीद के शिष्य थे। आपको सवाल बताना है कि बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, ये सवाल आता परीक्षा में। तो ये जो तीसरा नाम दे रहा निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया, ये बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, याद रखेंगे। या फिर ऐसे ही पूछ लेता है कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे, तो क्या बताएंगे दोस्तों? बाबा फरीद जी थे। लिख रहा है गरीब नवाज की उपाधि किसे दी जाती है? तो गरीब नवाज की उपाधि दिया जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। किसे दिया जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को दिया जाता है। और मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर बनी हुई दोस्तों? तो याद रखेगा अजमेर में इनकी दरगाह है। कह भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती क्या थे दोस्तों? भारत में चिश्ती संप्रदाय के क्या थे? संस्थापक थे। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, यह तथ्य भी याद रखेगा। लिख रहा है किनकी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया? गुरु ग्रंथ साहिब तो आपको पता होगा दोस्तों। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों। ये गुरु ग्रंथ साहिब दोस्तों सिख संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित दोस्तों? सिख संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब। और इसमें किसकी रचना को स्थान दिया गया है? तो याद रखेगा फरीदुद्दीन का, इनका पूरा नाम था फरीदुद्दीन गज संकरी। क्या नाम था? गज संकरी। ठीक है, तो इनकी रचना को दोस्तों यहां स्थान दिया गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फरीदुद्दीन गज संकरी की रचनाओं को कहां स्थान दिया गया है? गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। तो आज आपसे सवाल पूछा ना, कल आपसे इसमें से कोई भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया? हमने सवाल से सवाल बनाए हैं। हमने ऑप्शन को ध्यान में रख के सवाल बनाए हैं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आपको पता होनी चाहिए। यहां पे मत सोचिए कि नितिन सर को 15 सवाल पढ़ाने आते हैं। मैं 15 सब्जेक्ट पढ़ाने आता हूं, 15 सवाल नहीं। अगर हर सवाल से मैं 5 सवाल निकालता हूं ना, तो कितने सवाल बनते हैं आपके? 15 पचे 75। ठीक है, 75 सवाल मैं पढ़ाता हूं। और टाइम देख लेना, कभी कोई भी क्लास 1 घंटे से ऊपर की नहीं हुई है। ठीक है, इससे पता चलता है कि कम टाइम में कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, मेंस परीक्षा की फिर से बात करते हैं। मेंस एग्जाम 2017 में सवाल आया, मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, आधुनिक भारत के इतिहास का, कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार, ये दो चीजों को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी जितने भी व्यापारिक एकाधिकार थे, मोनोपोली था, उसको दोस्तों समाप्त कर दिया गया? तो दोस्तों 1813 के चार्टर एक्ट से। ठीक है, 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसमें दो चीजों को छोड़ दिया गया। क्या क्या? एक चाय का बिजनेस ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। फिर समाप्त करके किए क्या गए? तो याद रखेगा, ब्रिटिश उद्यमियों को मौका दिया गया। किसे मौका दिया गया? ब्रिटिश उद्यमी को क्या दिया गया दोस्तों? मौका दिया गया कि वो भी भारत के साथ अपना व्यापार कर सकते हैं। और 1813 में ही दोस्तों पहली बार भारत में, याद रखेगा, पादरियों की एंट्री होती। ठीक है, पादरी को भी मौका मिला धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, हर 20-20 साल पे चार्टर एक्ट अपडेट होता था। जैसे इसके पहले सबसे
सबसे पहले देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, उसमें 20 साल जोड़ेंगे तो 1793 आ जाएगा। 1793 में भी चार्टर एक्ट आया था, 1793 में 20 साल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1813 आ जाएगा। यहां भी चार्टर एक्ट है। फिर 1833 में दोस्तों ये बाकी के अधिकार भी थे ना, वो भी दोस्तों समाप्त कर दिया गया। और 1858 तो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही समझ लीजिए भंग कर दिया गया, इसको ही समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, अंत हो गया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया दोस्तों, अंत हो गया, क्योंकि इसके ठीक पहले क्रांति हुई थी। अच्छा, जिस समय अंत होता उस समय गवर्नर जनरल कौन था, उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। सवाल आता है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सवाल आता है अंतिम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो क्या बताएंगे दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन था, तो जब एक कंपनी का अंत किया गया तो भारतीय क्षेत्र में जहां जहां कंपनी थी उस पर किसका आधिपत्य हो गया, इंग्लैंड के राजा रानी का। तो इंग्लैंड के राजा रानी का आधिपत्य तो हो गया, लेकिन इंग्लैंड के राजा रानी यहां तो आके शासन करेंगे नहीं, तो यहां पर अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना। और किसे प्रतिनिधि चुना, जो लॉर्ड कैनिंग था उसे ही चुन लिया, तो उसे वायसराय घोषित कर दिया गया। सवाल आता है भारत का पहला वायसराय कौन था, तो जवाब क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। जबकि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भी जवाब क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तब समझ में आएगा। और जो लोगों के दिमाग में बात बैठी है कि नितिन सर का फेस केवल हिंदी के लिए जाना जाता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है आपको। मैं केवल हिंदी नहीं पढ़ाता, आप कभी जीएस की क्लास में आइए, आपको महसूस नहीं होगा कि मैं हिंदी का टीचर हूं, ठीक है। और जब हिंदी की क्लास में जाएंगे तो आपको वहां भी महसूस नहीं होगा कि मैं जीएस का टीचर हूं। तो किसका टीचर हूं ये बात नहीं मैटर करता, मैटर ये करता कि हमें कौन सिखा पा रहा है, मैटर ही करता ना, हमें कौन याद दिला पा रहा है। अगर ये सारी बातें आपको याद भी हैं तो कम से कम आपका दिमाग रिकॉल तो कर रहा है, अच्छा हाँ ये सन याद रखना है। तिथि भी पूछ सकता है कि कौन सी तिथि थी, कब इसको वायसराय घोषित किया गया, तो याद रखेगा 1 नवंबर 1858 को। कब किया गया दोस्तों, 1 नवंबर 1858 को वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः कब समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः मतलब हर प्रकार से। वो चीन के साथ व्यापार भी समाप्त हो गया, चाय का व्यापार भी समाप्त हो गया। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत, 1833 का चार्टर एक्ट, इसके तहत संपूर्ण क्या कर दिया गया, पूर्ण अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लिख रहा किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश एवं धर्म प्रचार की अनुमति मिली। देखिए अभी बताया मैंने, पादरी को मौका मिला, तो यही तो मिशनरी थे। तो याद रखेगा ये 1813 था, 1813 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसी के तहत दोस्तों ये मौका मिला था, ठीक है। लिख रहा किस एक्ट के द्वारा कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण हो गया। केंद्रीकरण कब होगा, जब इनका अस्तित्व क्या होगा दोस्तों, इसके इनके अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ होगा। देखिए पूरी तरह से तो बात करेंगे 1858 में, लेकिन जब 1833 में ये पूर्ण तरीके से इनके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया, तब जाके केंद्रीकरण का प्रावधान यहां पर आता है। तो यहां हमेशा 1833 याद रखिएगा। इस सवाल में बहुत सारे बच्चे 1858 टिक करते हैं, गलत हो जाएगा। 1833 में क्या हुआ, कानून की शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ, इस तथ्य को भी याद रखेंगे। यह रहा सवाल, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत के भूगोल से संबंधित सवाल देखते हैं। और यह सवाल दोस्तों मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। मेंस में लिख रहा पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट आपको पता होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये गुजरात है और ये इस तरह से भारत है, तो इधर दोस्तों ये पश्चिमी घाट बना हुआ है, पश्चिमी घाट पर्वत है, और इधर वाले पर्वत को इसमें काट छांट भी है दोस्तों, ये पूर्वी घाट है। ये नीचे आके दोस्तों दोनों मिलते भी हैं, ठीक है। फिलहाल आपसे पश्चिमी घाट के बारे में जानकारी चाहिए। लिख रहा है क्या यह एक भ्रंशोत पर्वत है, भ्रंश पर्वत है, जी हाँ यह एक भ्रंशोत पर्वत है, यह बिल्कुल सही तथ्य है, ठीक है। लिख रहा है इसका पूर्वी घाट क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। हाँ याद रखेगा, ये जो अच्छा ये इस वाले पूर्वी घाट की बात नहीं कर रहा है, ये कह रहा है पश्चिमी घाट में ढाल किस तरफ है, पूरब की तरफ। यानी क्या दोस्तों, इस तरफ ढाल है, इस तरफ क्या ढाल है, जी हां ये भी सही है। पूर्वी ढाल की वजह से ही नदियां क्या करती दोस्तों, नदियां वहां से मतलब पश्चिमी घाट के साइड से निकलते हुए कहां तक चली जाती, बंगाल की खाड़ी तक चली जाती हैं। अगर ढाल न मिलता तो कैसे जाती, तो यह तथ्य भी दोस्तों सही है। लिख रहा है इसका उत्तरी खंड यानी ऊपर वाला खंड लावा बेसाल्ट से दोस्तों आच्छादित है, खास करके जो महाराष्ट्र वाला बेल्ट है, ठीक है। महाराष्ट्र वाला जो बेल्ट है दोस्तों, दक्कन वाला जो बेल्ट है, यह लावा बेसाल्ट से आच्छादित यानी ढका हुआ। आच्छादित का मतलब क्या होता है दोस्तों, ढका हुआ है, ठीक है। आच्छादित मतलब ढका हुआ है। तो यहां जितने भी तथ्य दे रहे हैं दोस्तों, ये सभी तथ्य क्या हैं, सही हैं, कहीं कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। ये सवाल दोस्तों आपसे मेंस परीक्षा में पूछा गया।
तो आपकी तैयारी देखते चलिए किस लेवल पर बन रही। अगला सवाल देखिए क्या बनता है, लेकिन आप पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में जाना जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा इसे नाम देते हैं सह्याद्री पर्वत। क्या कहते हैं, सह्याद्री पर्वत। जी हां दोस्तों, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। लिख रहा पहाड़ों की एक सतत श्रृंखला का उदाहरण है। सतत श्रृंखला मतलब देखिए अगर पूर्वी घाट की बात करेंगे, देखिए मैंने डॉट डॉट किया है, तो पूर्वी भाग ना क्या उसमें काट छांट है। अगर पूर्वी भाग में काट छांट नहीं होता तो नदियां बंगाल की खाड़ी तक कैसे जाती, नहीं जा पाती ना, क्योंकि पूर्वी घाट रोक लेता। तो काट छाट की वजह से नदियां बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। लेकिन अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट में कहीं काट छाट है ही नहीं। यह एक सतत श्रृंखला है, एक लंबी श्रृंखला है। जिस तरह से आपने अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम सुना है, ठीक है, उसी तरह से विंध्य श्रृंखला है, उसी तरह से यह भी एक श्रृंखला है। याद रखेंगे सतत श्रृंखला यानी लगातार, यह कहीं टूटा नहीं है, तो यह पश्चिमी घाट है। ठीक है, याद रखेंगे इसमें कहीं टूट फूट नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट याद रखेगा। अच्छा, कह रहा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो सीधे सीधे साउथ की बात करिए ना, साउथ की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत पर है। अन्नामलाई पर्वत का नाम है, अन्नामलाई पर्वत पर है। और चोटी का नाम क्या दोस्तों, तो चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। क्या नाम है दोस्तों, चोटी का नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेन पर्वत जो तो पश्चिमी घाट है, अब पश्चिमी घाट में अलग अलग पर्वतों को अलग अलग नाम दिया गया है। तो जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन सा दोस्तों, अन्नामलाई पर्वत। और अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी चोटी है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला लिख रहा पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ऐसी विशेषता जो मतलब गिनने में आए। ठीक है, तो पश्चिमी घाट की सबसे बड़ी विशेषता है यह जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। इसका मतलब क्या होता है, जहां बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए रहने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट है, आप ऐसे समझ सकते हैं अपनी भाषा में। ठीक है, तो याद रखेगा जैव विविधता का क्या है, हॉट स्पॉट है। क्या है दोस्तों, हॉट स्पॉट है, याद रखेगा। इसी तरह से पूर्वी हिमालय को भी जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे तथ्य आप ध्यान में रखें। ये आपका भारत के भूगोल से संबंधित सवाल है। ठीक है, चलिए विश्व के भूगोल से संबंधित सवाल देख लेते हैं। ये मेंस परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है, पढ़िए और ध्यान से जवाब दीजिए। लिख रहा दोस्तों, देश दे रहा है और पूछ रहा है कि प्रमुख प्राथमिक निर्यात वहां किस चीज का होता है। जैसे चार देश से क्या निर्यात किया जाता है, क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, नाइजर से क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, रवांडा से क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, बेनिन, जी हां दोस्तों बेनिन बिल्कुल सही लिखा, बेनिन से क्या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो आपके सामने दूसरी तरफ ये क्या लिखा है, प्रमुख प्राथमिक निर्यात क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आइए मैं बताता हूं। अगर हम चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट से दोस्तों पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है। किसका किया जाता है, पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर नाइजर की बात करेंगे तो वहां से यूरेनियम का निर्यात किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से रवांडा, ये खांडा नहीं है, रवांडा है, रवांडा की राजधानी किगाली है, यहां से कहवा या काफी का निर्यात किया जाता है। जबकि बेनिन से किसका दोस्तों, कपास का निर्यात किया जाता है। तो यहां पर फिर से लिख लीजिए, चार्ट से क्या किया जाता है दोस्तों, चार्ट से पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है, पेट्रोलियम का। ठीक है, उसी तरह से नाइजर से क्या किया जाता है, नाइजर से यूरेनियम का निर्यात किया जाता है। रवांडा से दोस्तों कहवा या काफी का निर्यात किया जाता है। और बेनिन से दोस्तों किसे, कपास का निर्यात किया जाता है। किसका, कपास। ठीक है, कपास, जिसको कपास को सफेद सोना भी कहते हैं। कपास को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं सफेद सोना। क्या कहते हैं, सफेद सोना। कभी परीक्षा में आए तो बताइएगा। ठीक है, कपास को क्या कहते हैं, सफेद सोना। ठीक है, चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा उत्तर दोस्तों, पहले का 3 हो गया, दूसरे का 2 हो गया, तीसरे का 4 हो गया और चौथे का 1 हो गया। तो 3 2 4 1 ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आइए कुछ और, अच्छा एक चीज तो गलत लिख दिया, यहां राजधानी नहीं लिखना था, मतलब यहां ये वाला लिखना था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इधर कर लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। ठीक है, राजधानी वाला क्रम दोस्तों इधर कर लेते हैं, इसको हटा दें। ठीक है, राजधानी इधर लिख लेते हैं, यहां प्रमुख निर्यात लिखना था। ठीक है, आइए राजधानी, जैसे चार्ट की राजधानी कहां दोस्तों, तो चार्ट की राजधानी बड़ी खतरनाक है, इसका नाम है डजमेना। लेकिन खाली डजमेना नहीं, अनडजमेना। क्या नाम दोस्तों, अनडजमेना, अनडजमेना। ठीक है, अनडजमेना दोस्तों राजधानी है, किसकी राजधानी है, चार्ट की राजधानी है। उसी तरह से नाइजीरिया की राजधानी कहां है, नाइजर की याद रखेंगे नियामी राजधानी है। कहां पर है, नियामी इसकी राजधानी है। उसी तरह से रवांडा की राजधानी कहां है दोस्तों, किगाली है, रवांडा की गाली। ठीक है, उसी तरह से बेनिन की राजधानी कहां पर है, तो पोर्तो नोवा। कहां पर दोस्तों, पोर्तो नोवा दोस्तों राजधानी है, बेनिन की राजधानी है। ठीक है, ये सारे सवाल याद रखिए। आज आपसे राजधानी नहीं पूछा
परीक्षा है, कल हो सकता है राजधानी पूछ दे। तो हमारी क्लास में रहेंगे ना तो आपको मैं सारी चीजें बताते चलूंगा और समझाते चलूंगा। कई सारे बच्चे स्क्रीनशॉट दिमाग में, सर ये कैसे मिलेगा? देखिए पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं पीडीएफ से अच्छा आप बुक्स ले लीजिए, ठीक है। ये बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसी तरह से बातें इस किताब में दी गई हैं। सीधे किताब लो। हमारे पास समीक्षा अधिकारी के लिए 2 विशेष किताबें, ज्यादा नहीं, 7-8 किताबों का ग्रुप नहीं बनाया। ये 2 किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेके देखिए, पढ़ के देखिए, आप कहेंगे और हमेशा याद भी रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों जनसंख्या नगरीकरण का सवाल है, और यह सवाल दोस्तों प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी जब बात किया था, उस दौरान भी दोस्तों उत्तर प्रदेश साक्षरता दर से संबंधित सवाल आया था, ठीक है। और उसमें डिफरेंस आया था कि कितने का डिफरेंस था, तो हमने बताया था आपको 11.4% का, ठीक है, 11.4% का डिफरेंस था अगर हम 2001 और 2011 की बात करेंगे तो, ठीक है। यही सवाल था ना, याद रखेंगे, ठीक है। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिख रहा है साक्षरता दर किसका सबसे ज्यादा है, इलाहाबाद का, वाराणसी का, बरेली का या फिर गाजियाबाद का? बड़ा बढ़िया सवाल दे दिया। एक्चुअली में बताया ना, जो बच्चा पहला, दूसरा, तीसरा स्थान याद रखेगा वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। आइए मैं बताता हूं सवाल। यहां पहले देखिए, लिख रहा विकल्प के अनुसार, विकल्प के अनुसार छोड़िए, अगर मैं सीधे सीधे पूछूं, अभी विकल्प वाला बाद में करेंगे, ठीक है। पहले देखिए जो आपके दिमाग में सर्वाधिक साक्षरता दर कहां की, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां की दोस्तों, तो हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध नगर की, यही पढ़ा था ना, गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता सबसे ज्यादा है। और वही पढ़ा था श्रावस्ती की साक्षरता क्या है, सबसे कम है, जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था, यही पढ़ा था ना। और यहां पे क्या लिखा दोस्तों, यहां 46% था, यहां 82% था, ठीक है। अब यहां पे जो बात आती है कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला दोस्तों कौन सा है, तो जब कभी ऐसा सवाल आएगा तो हमेशा तो दिमाग में बच्चे ही रट के बैठेंगे, सर नंबर 1 पर तो गौतम बुद्ध नगर है, और हमारे ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर का कहीं नामो निशान नहीं दे रहा है। अब जो बच्चा गौतम बुद्ध नगर के आगे याद किया होगा, मैं बताऊं, गौतम बुद्ध नगर के बाद दूसरे नंबर पे किसका नाम आता है, कानपुर का नाम आता है। तीसरे नंबर पे भरोसा नहीं होगा आपको, औरैया का नाम आता है। चौथे नंबर पे दोस्तों इटावा का नाम आता है, और ये बाप रे बाप, अब क्या करें, और 5वें नंबर पे जाके दोस्तों गाजियाबाद का नाम आता है। तो आप देखो ना, शुरुआत से जो 4 जिले हैं उनके बारे में तो कहीं दिया ही नहीं। अब बच्चा क्या, ज्यादातर बच्चे सोचेंगे इलाहाबाद में ढेर सारे बच्चे पढ़ने जाते तो इलाहाबाद जवाब कर दें। इलाहाबाद याद रखेगा, जनसंख्या के मामले में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पे है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, सबसे ज्यादा कितना दोस्तों, 60 लाख प्लस जनसंख्या, ठीक है, कहां की है, ये आपके इलाहाबाद की है। तो जब जनसंख्या की बात करेगा तब करिएगा। लखीमपुर खीरी कब करते हैं, जब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे, इलाहाबाद बताएंगे, प्रयागराज बताएंगे। वाराणसी तो मत कीजिएगा, बरेली भी मत कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। और गाजियाबाद आपने पढ़ा दोस्तों 5वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे क्या पढ़ा, गौतम बुद्ध नगर। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा, कानपुर। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा, औरैया। चौथे नंबर पे क्या पढ़ा, इटावा। और 5वें नंबर पे क्या देखा, ये पढ़ा आपने गाजियाबाद। आई बात समझ में, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों भारतीय संविधान से संबंधित सवाल है, और ये प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। जरा सवाल ध्यान से देखिए। लेकिन अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या क्या है, ठीक है। किसमें दोस्तों, मैं सीधे सीधे सवाल कर रहा है विधानसभा के, ठीक है। किसका पूछ रहा है दोस्तों, विधानसभा के। तो विधानसभा में क्या मिनिमम हो सकता है और क्या मैक्सिमम नंबर हो सकता है, ये बताइए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो याद रखेगा, मिनिमम की जो तैयारी दोस्तों होती है 60, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो हो सकता है 500। अच्छा, ज्यादातर बच्चे ना 40 सोच रहे होंगे कि सर हमने कहीं 40 पढ़ा था। जो आपने 40 पढ़ा था दोस्तों, वो पढ़ा था मिनिमम किसके लिए, विधान परिषद के लिए। किसके लिए पढ़ा था, विधान परिषद के लिए जो 40 पढ़ा था वो आपको याद आ रहा है। तो 40 ना ढूंढिए, ठीक है। आपको यहां पर क्या करना है, ये 40 400 जिसने किया गलत हो जाएगा, 50 450 भी गलत है, 50 500 भी गलत है। जो सही जवाब है वो है 60 और 500। विधानसभा के लिए न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 60, और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500। इन तथ्य को आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, यहां पे मैं सवाल क्या बना, अच्छा ये कहां बताया गया दोस्तों, ये अनुच्छेद 170 में बताया गया। अगर आपके सामने सवाल आ जाए
है कि विधानसभा के सृजन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। सृजन की बात ही नहीं होती क्योंकि बिना विधानसभा के राज्य का अस्तित्व तो नहीं है, तो विधानसभा तो होता है, ठीक है। और विधानसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा दोस्तों, तो याद रखेगा अनुच्छेद 168 है। 168 में विधानसभा बताया गया है और अनुच्छेद 169 की अगर कभी बात आएगी तो याद रखेगा यहां विधान परिषद की बात होती है। किसकी बात होती है, विधान परिषद की बात होती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। तो अब बच्चे क्या सोचते हैं ना, सोचते हैं 170 के पहले 169 कर दे वो भी विधानसभा होगा, नहीं। 168 विधानसभा है, 169 विधान परिषद है और 170 में विधानसभा में सदस्यों की संख्या की बात होती है। ये पूरी लाइन आप याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों, न्यूनतम विधानसभा वाला राज्य कौन सा है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये 60 ना, नहीं 60 नहीं, उससे भी कम विधानसभा दोस्तों। कहां पर, हम अगर सिक्किम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सिक्किम में। सिक्किम में दोस्तों विधानसभा सीट कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 32 है। क्या बात कर रहे हैं सर, ये तो अपवाद वाले केस में आ गया, इसीलिए तो यहां से सवाल बनता है, इसीलिए सवाल बनता है। इतना ही नहीं दोस्तों, आइए और बताता हूं, याद रखेगा गोवा में ये सीट संख्या कितनी है, 40 है। अरे सच में, और क्या झूठ बोल रहा हूं क्या। और सुनो, इतना ही नहीं, मिजोरम में भी सीट संख्या कितनी दोस्तों, 40 है। मिजोरम में 40 है। ये तो मैं राज्यों की बात कर रहा हूं। अगर इसी तरह से दोस्तों आप बढ़ेंगे आगे और न्यूनतम विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी का नाम आता है। किसका नाम आता है, पुदुचेरी का। और पुदुचेरी में यह सीट कितनी दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 30 है। तब दोस्तों कहीं ना कहीं विधानसभा के नीचे वाले केस में दोस्तों ये 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश का नाम आप जरूर याद रखेगा। बार बार क्वेश्चन यहां से टच करता है क्योंकि बच्चा ना इस वाले लाइन को पढ़ के निकल जाता है और यहां पे आके फंस जाता है, इसलिए आप याद रखें। एक और कठिन सवाल बताता हूं, कितने राज्य में विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों में थे जिसमें जम्मू कश्मीर भी आता था, अब जम्मू कश्मीर नहीं है, अब जम्मू कश्मीर को नहीं रखेंगे, अब इनकी संख्या हो गई 6। लेकिन याद कैसे किया जाए दोस्तों, तो याद करने के लिए एक छोटा सा मैं फार्मूला आप सभी को दे रहा हूं। याद रखेगा, तुम कब आओगी, तुम कब, याद रखेगा तुम कब से आप फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। कैसे, टी से याद रखेगा तमिलनाडु नहीं तेलंगाना बनाएगा, ख्याल से बनाएगा, ठीक है। क्या, गाना याद रखेगा, जब वो आएगी तो गाना गाना पड़ेगा, ठीक है, तेलंगाना। यू से दोस्तों क्या हो जाएगा, यू से उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यम से दोस्तों क्या हो जाएगा, यम से महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद के से क्या हो जाएगा, के से कर्नाटक हो जाएगा, तो गाना गाएगी नाटक करेगी। फिर ए से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, यानी आपको अंधा बन के क्या होगा, सब मंजूर करना पड़ेगा। और बी से याद रखेगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। ये 6 राज्य हैं, यहां जम्मू कश्मीर हट गया, तो क्या याद रखेंगे, तुम कब बना के याद रखेगा, इसी से आपको याद हो जाएगा। और इसमें तमिलनाडु मत कीजिएगा, तेलंगाना कीजिएगा, गलती हो जाती है, तेलंगाना कीजिएगा। ये 6 राज्य हैं जहां पर वर्तमान में विधान परिषद हैं। हर राज्य में विधान परिषद नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इन 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। याद रखेगा, विधान परिषद को उच्च सदन माना जाता है, विधानसभा को निम्न सदन माना जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, ठीक है। आगे सवाल देखिए, प्री परीक्षा 2017 का सवाल है, भौतिक और रसायन विज्ञान से संबंधित सवाल है। सवाल लिख रहा है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता, ठीक है। कौन अपना आंसर निगेटिव में नहीं देता है, वो माइनस में नहीं जा सकता है। क्या लिख रहा है, सेल्सियस। हम कहते हैं ना कि अरे वहां पे टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस है, कहां पे, सियाचिन ग्लेशियर में, तो माइनस तो बोल दिया ना तुमने, तो यहां माइनस की बात नहीं करनी, ठीक है। उसी तरह से फारेनहाइट भी माइनस में होता है, लेकिन दोस्तों याद रखेगा केल्विन पैमाना जो है ये कभी भी माइनस में नहीं होता है। ताप, ये सारे पैमाने ताप के पैमाने हैं, इसमें से कौन सा पैमाना माइनस में नहीं होता, कभी भी पूछेगा तो क्या जवाब देंगे, केल्विन पैमाना माइनस में नहीं होता है, ठीक है। आइए अब नए सवाल की बात करते हैं। लिख रहा, ताप का ऋणात्मक मान नहीं होता, कहां पर दोस्तों, केल्विन पैमाने में। कहां पर दोस्तों, केल्विन पैमाने में क्या होता है, नहीं होता है, ये माइनस में नहीं जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, केल्विन को हमेशा कैपिटल के से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे। कह रहा है सेल्सियस को केल्विन में प्राप्त किया जा सकता है, तो के बराबर कितना होता है दोस्तों, केल्विन में कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जब कभी आप सेल्सियस यानी सी में क्या जोड़ देंगे, 273 डिग्री जोड़ देंगे, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा दोस्तों, केल्विन बन जाएगा, ठीक है। किस में जोड़ना है, यहां भी बच्चा कंफ्यूज होता है, वो हमेशा लाके के में जोड़ देता, अरे महाराज
अरे आपको के तो निकालना है, और के को निकालना है तो के में क्यों जोड़ रहे हो? ये डेटा हमेशा सेल्सियस में ऐड होता है, जो भी सेल्सियस का अमाउंट है उसमें आप 273, जैसे हम कह दें कि अभी कितनी ठंडी पड़ रही है या गर्मी पड़ रही है, किसी ने कहा सर मान लीजिए 21 डिग्री सेल्सियस, अभी टेम्परेचर कितना है 21 डिग्री सेल्सियस है, तो जब कभी आप इसमें 273 जोड़ देंगे तो इसको जोड़ने के बाद जो आपको मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा 3 1 4 7 2 9 और हो जाएगा 294, ठीक है। तो ये 294 क्या मिल गया दोस्तों, एक केल्विन मिल गया, इसको ऐड करती क्या मिल गया, ये केल्विन में प्राप्त हो गया, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा जल का गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक, क्वथनांक मतलब होता है क्वथन यानी उबलना, गलनांक मतलब गलना, ये कितना होता है दोस्तों, और भी किस स्केल पे दोस्तों, र्यूमर स्केल पे। अब देखिए बच्चे यहां गलती क्या करते हैं, उनका फोकस र्यूमर पे नहीं जाता है और उनको पता है कि गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ये तो बता देते हैं, और क्वथनांक कर लेते हैं 100 डिग्री, कितना कर लेते हैं 100 डिग्री, गलत है। क्वथनांक कितना होना चाहिए दोस्तों, क्वथनांक कितना होना चाहिए, क्वथनांक यहां 80 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और ये कितना, गलनांक कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि बात हो रही र्यूमर स्केल की, किसकी बात हो रही है, र्यूमर स्केल की। तो आपसे जो गलती होता है वो गलती क्या होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में बच्चे क्वथनांक को हमेशा 100 करते हैं, जबकि र्यूमर स्केल पे क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 80 डिग्री होता है, इसको याद रखेगा। एक अच्छा सवाल देता हूं, मान लीजिए इसी केल्विन पैमाने की बात करें और इस केल्विन पैमाने पर गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए, ठीक है, क्वथनांक की बात की जाए, किस पर दोस्तों, इस केल्विन पैमाने पर, ठीक है, जिससे संबंधित सवाल था जो कभी माइनस में नहीं जाता, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर हम पहली बात याद रखेगा, यहां गलनांक की बात नहीं होती है, यहां बात होती है हिमांक की, ठीक है, किसकी बात होती है, यहां हिमांक की बात होती है, एक क्वथनांक की बात होती है, हिमांक मतलब जिस पर जाके बर्फ जम जाए, ठीक है। तो अगर आपसे हिमांक पूछे तो ये जो 273 के है यही हिमांक होता है, क्या होता है दोस्तों, 273 के ये हिमांक होता है, और 373 के कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक हो जाएगा, 100 का डिफरेंस रहता है हिमांक और क्वथनांक में, ठीक है, तब दोस्तों क्या हो जाएगा, यह क्वथनांक हो जाएगा। ये वाला डेटा भी याद रखेगा, लेकिन ये डेटा किससे संबंधित है, ये डेटा आपके केल्विन से संबंधित है। बाकी अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो सेल्सियस में क्या होता है, 0 डिग्री क्या होता है दोस्तों, ये होता है गलनांक आपका, और क्वथनांक होता है दोस्तों 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री पर कोई चीज बॉयल होती है, लेकिन जब सेल्सियस की बात करेंगे तब। सारा तोड़फोड़ करते रहिए, सवालों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे, तो आप सवालों के साथ छेड़छाड़ कीजिए, जरूरी है आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके जीव विज्ञान से संबंधित सवाल है। यह सवाल प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है और दे रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्लों में विघटित करता है। अपने आप में जबरदस्त सवाल है, और मैंने जो यहां सवाल बनाया ना, ये सवाल तो और नरक करने वाले हैं। पहले सुनिए, कह रहा दोस्तों कौन सा एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में विघटित करता है। बच्चा जानता है कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन एमिनो एसिड से ही बने होते हैं। जो जिससे बने होते हैं वो उसी फॉर्म में टूटते भी हैं। किसमें टूटते हैं दोस्तों, जो जिससे बने होते हैं वो उसी में टूटते हैं। तो इनको तोड़ने का काम कौन करता है, पेप्सिन करता है। कौन करता है दोस्तों, पेप्सिन करता है। कैसे याद किया जाए, हमें भी नहीं याद होता था पहले। मैंने एक फार्मूला बनाया, हमने ज्यादा प्रोटीन ले लिया, चाप के खा लिया, गले ऊपर तक कर लिया, ठीक है। अब हिम्मत नहीं हो रही क्या किया जाए। अब देखिए लोग उसको पचाने के लिए, तोड़ने को अपनी भाषा में पचाना कहते हैं। एक पेप्सी लिया, क्या लिया, एक पेप्सी लिया, बताइए पचाने के लिए क्या ले लिया दोस्तों, एक पेप्सी ले लिया, और उस पेप्सी से पच गया क्योंकि वो टूट गया। तो पेप्सी से याद रखेगा पेप्सिन, पेप्सी से याद रखेगा पेप्सिन, याद रख लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएगा। अब कभी भी आपके पेट में प्रोटीन भरेगा ना और वो एमिनो एसिड तोड़ना होगा तो मेरी बात आपको याद हो जाएगी, सर ने कहा था पेप्सी ले आओ, पेप्सी से याद आ जाएगा पेप्सिन ले आओ। तो यहां पर जिन बच्चों ने लैक्टेज वगैरह किया गलत है, यूरिएस गलत है, जाइमेस गलत है, खतरनाक नाम लिखा है। अरे सवाल मैं बना के दिखाता हूं, सुनो। सवाल अगली बार आ सकता है कि माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में कौन चेंज करता है, माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में कौन चेंज करता है। एकदम मतलब टच वाला आंसर है, माल्टोज। माल्टोज चेंज होगा माल्टेज में, किसके द्वारा, सॉरी, माल्टोज ग्लूकोज में बदलेगा किसके द्वारा, माल्टेज के द्वारा। किसके द्वारा, माल्टेज के द्वारा। एकदम मतलब इसी से मिलता जुलता आंसर है, बस खाली आप ध्यान दीजिए। आगे देखिए, सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। कौन चेंज करता है सुक्रोज को, तो इसको कहते हैं इन्वर्टेज। क्या कहते हैं, इन्वर्टेज कहते हैं, जो चेंज करता है सुक्रोज को। लिख रहा है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड, जो कुछ भी हम फैट वगैरह लेते हैं ना
उनको दोस्तों वसा में कौन चेंज करता है, वसाओं को परिवर्तित करता है। देखिए वसा परिवर्तित होती है ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में, ये नहीं चेंज होंगे, उल्टा थोड़े होगा। हम फैट लेते हैं और वो फैटी आइटम ग्लिसरीन में टूटता है और फैटी एसिड में टूटता है, तो इसको तोड़ने का काम करता है। फैट को कौन तोड़ता है, तो फैट को तोड़ता है लाइपेज, लात मुक्का मार के लाइपेज, ठीक है। इसी तरह से पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलने का काम कौन करता है, यहां पर प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदला जा रहा था, यहां पॉलीपेप्टाइड को बदला जा रहा है, तो पॉलीपेप्टाइड को बदलता है इरेप्सिन। कौन बदलता है दोस्तों, इरेप्सिन बदलता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे सवाल हैं और अपने आप में लेवल के सवाल हैं। आज आपसे आयोग ने पूछा ना, कल पक्का आपसे आयोग इन सवालों को पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई, आपके लिए भी किताबें हैं, आप अपनी किताब लीजिए। आप किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक बार हमारे साइट पर विजिट कीजिए। ऐसा नहीं कि हमेशा इतनी ही किताब रहेगी, ठीक है। अभी इतनी किताबें, समय के साथ साथ किताबें बढ़ती रहती हैं, तो आप मौका दीजिए, हमारे साइट पर आइए, वेबसाइट पर आइए, एप्लीकेशन पर आइए, हर जगह पे किताबें मिल जाएंगी, आप इन्हें परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये किताबें दोस्तों हमारी तरफ से फ्री डिलीवरी में दिया जाता है, डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, वो हम बियर करते हैं, ठीक है। आगे आइए, अगला सवाल देखिए, ये इकोनॉमिक्स का सवाल और मेंस परीक्षा का सवाल है। लिख रहा उरुग्वे दौर किससे संबंधित है। उरुग्वे दौर किससे संबंधित है, उरुग्वे एक जगह का नाम है, ठीक है। वहां पर एक मीटिंग हुई थी, इसीलिए उसका नाम उरुग्वे दौर पड़ गया। और उरुग्वे दौर की मीटिंग दोस्तों कई चक्कर चली। दोस्तों जब उरुग्वे दौर की मीटिंग दोस्तों 8वीं मीटिंग हुई, कौन सी मीटिंग दोस्तों, जब उरुग्वे दौर की 8वीं मीटिंग हुई, तब दोस्तों उसमें कुछ फाइनल हुआ, उसमें कुछ बड़ा हुआ। और क्या फाइनल हुआ दोस्तों, फाइनल ये हुआ कि पहले एक गैट हुआ करता था, ठीक है, गैट हुआ करता था, उस गैट को WTO में बदल दिया गया, ठीक है। उस गैट को समाप्त करके क्या बदल दिया गया दोस्तों, WTO में बदल दिया गया, यही हुआ था। तो यहां आपसे पूछे कि किससे संबंधित है, तो WTO से नहीं, यह गैट से संबंधित है, IMF से भी नहीं, और विश्व बैंक को याद रखेगा IBRD कहा जाता है, ठीक है। IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ऐसे करके नाम है। और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पहले गैट था। लिख रहा गैट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो गैट की स्थापना दोस्तों हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और ये जो चेंज हुआ ना, वो भी चेंज हुआ 1 ही जनवरी को, लेकिन कब, 1995 में, ठीक है। तो वापस WTO की स्थापना कब हुआ है, तो डेट तो वही था दोस्तों 1 जनवरी, लेकिन दोस्तों यहां पर अब क्या आ गया दोस्तों, 95 आ गया, ठीक है। तो याद रखेगा, ये 49 नहीं, 48 था यार, ठीक है, ये 48 है। गैट की स्थापना कब हुआ था, 48 में। और वापस से WTO की स्थापना कब होता है, 49 में। RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो दिमाग में आ गया, ठीक है, राष्ट्रीयकरण नहीं, RBI की स्थापना 1 अप्रैल को हुआ था और राष्ट्रीयकरण उसका 1949 में हुआ था, वो याद आ रहा है, ठीक है। तो 1948 करिएगा गैट के लिए, 1995 में ये WTO में चेंज हो गया। आइए अब यहां पढ़ते हैं दोस्तों, ये जो गैट पढ़ते हैं ना, GATT, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो याद रखेगा, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट किस पर, किस पे दोस्तों, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, या टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन। अब देखिए TT में थोड़ा कंफ्यूज होगा, आप मिला लीजिएगा, मेरे को लगता है पहले टैरिफ होना चाहिए, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड, एक बार मैच करा लीजिएगा फिर भी, ठीक है, कि ट्रेड पहले कि टैरिफ पहले है। लिख रहा है गैट की स्थापना पर किस संस्था की स्थापना की गई थी, तो याद रखेगा WTO की स्थापना हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, इसको याद रखेगा, ठीक है। और अच्छा, ये उरुग्वे दौर दोस्तों कब हुआ था, पहली बार मीटिंग कब हुआ था, तो ये मीटिंग दोस्तों पहली बार हुआ था नवंबर 1982 में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो 8वीं मीटिंग हुई, वहां पे जाके चीजें फाइनल होती, हर साल मीटिंग नहीं होती थी, ठीक है, बीच बीच में होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी इन्वायरमेंट से संबंधित सवाल है। यह सवाल देखिए प्री परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा है पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषी, जिसे स्वपोषणज भी कहते हैं, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, क्या सत्य है, बिल्कुल सत्य है। द्वितीय उत्पादकता के संदर्भ में परपोषी आते हैं, यह भी सही है। तो यहां पर दोस्तों जो दोनों कथन दिया गया, ये दोनों सही है। मैं इसको अपनी भाषा में बताता हूं। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं प्राथमिक उत्पादकता। क्या कहते हैं,
प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, इसी तरह परपोषी उत्पादन का संदर्भ किससे है? तो याद रखिएगा द्वितीयक उत्पादकता से। किससे दोस्तों? द्वितीयक उत्पादकता से इसका संदर्भ है, इसका लेना देना है, इसको याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में, फंक्शनल यूनिट के रूप में जाना जाता है। किसे? नेचर के फंक्शनल यूनिट के रूप में किससे जाना जाता है? याद रखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र को जाना जाता है। किसे? पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? फंक्शनल यूनिट या कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का घटक कौन से है दोस्तों? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो घटक होते हैं, एक होता है दोस्तों जैविक घटक, एक होता है दोस्तों अजैविक घटक। कौन सा? जैविक और अजैविक घटक, ये दो चीजें होती हैं। अब आपसे पूछे जैविक घटक किसे कहते हैं? तो जैविक घटक में जिसमें जान होता है वो आते हैं। और जगदीश चंद्र बसु जी ने तो बताया था कि पौधों में भी जान होता है। पौधों के अलावा दोस्तों जानवरों में जान होता है, जानवरों के अलावा दोस्तों पशु पक्षियों में जान होता है। तो दोस्तों ये सब क्या होते हैं? मानव वगैरह सब किस में आ जाएंगे? जैविक घटक में आ जाएंगे। इतना ही नहीं, और छोटे छोटे जैसे कीड़े मकोड़ों की बात हो गई, तो कीड़े मकोड़े में भी जान होता है। या फिर जैसे किसी ने कह दिया केचुआ, क्या केचुआ में नहीं जान होता है? क्या होता है? किसी ने कह दिया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भले ही अब घटक हो दोस्तों, लेकिन जान तो इसमें भी होता है। तो दोस्तों जैविक माने जान, जो सजीव है। जैविक का मतलब क्या है दोस्तों? सीधे सीधे कहिए, जो क्या है दोस्तों? जो सजीव हैं उनकी बात होती है, वो सब जैविक में आते हैं। इसी तरह से अजैविक में कौन क्या क्या आ जाते हैं? तो अजैविक में मतलब मोस्टली क्या हो जाते हैं? निर्जीव आ जाते हैं, लेकिन इनके बिना कुछ काम भी नहीं चलने वाला। जैसे नदी हो गया, जैसे समुद्र हो गया, जैसे पर्वत हो गया, जैसे मिट्टी हो गया। दोस्तों ये क्या होते हैं? ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत कुछ है। जैसे आपने पर्वत से पठार कर दिया, फिर वहां से मरुस्थल कर लिया, है कि नहीं? मरुस्थल कर लिया, ये सब दोस्तों इसी के अंतर्गत आता जाएगा। या फिर आपसे परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए हवा दे दिया, या पूरी परीक्षा में धूप दे दिया, हिंदी में लिख दिया सूर्य का प्रकाश, क्या हो जाएगा? वो भी अजैविक घटक है। बच्चा परेशान होता है, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक हैं? दो घटक हैं मूल रूप से, जैविक और अजैविक। ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, यहां से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों एग्रीकल्चर से संबंधित सवाल है। लिख रहा है मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। यही तो मजा आता है स्टडी 91 पर, जब हम प्री के साथ साथ मेंस के भी सवालों को देखते हैं ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि डरने की बात नहीं है। हम प्री भी क्वालिफाई करेंगे, हम मेंस भी क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि मास्टर ने कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। पीछे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लो भाई, नहीं देखोगे तो नुकसान आपका है। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से किस प्रांत में दलहन का उत्पादन क्या दोस्तों सर्वाधिक होता है? दलहन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है दोस्तों? याद रखेगा मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पंजाब की बात करेंगे तो प्रति हेक्टेयर याद रखेंगे गेहूं और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। गेहूं और चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश याद रखेगा खास करके दलहन के लिए जाना जाता है, प्लस सोयाबीन के लिए। दलहन और सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? एमपी, मध्य प्रदेश में होता है। लिख रहा है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां? ठीक है, तो ये है दोस्तों कानपुर में। दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? कानपुर में। लिख रहा है दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु का नाम क्या है? उस जीवाणु का नाम बताना है। तो बच्चा जानता है दोस्तों, राइजोबियम। अच्छा, ये जीवाणु करते हैं क्या है दोस्तों? ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। पूरा क्या नाम है? राइजोबियम लेग्यूमिनेसस। ठीक है, लेग्यूमिनेसस। ठीक है, और ये क्या करते हैं दोस्तों? ये करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। दलहनी फसलों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस दलहनी फसल में क्या क्या आता है दोस्तों? तो दलहनी फसल में सब दलहन वाली फसल आ जाती है। जैसे अरहर की दाल हम लोग खाते हैं, जैसे चना की दाल खाते हैं, जैसे मटर की दाल खाते हैं, ये सब खाते हैं दाल ना। इसके अलावा मसूर की दाल वगैरह हो गया, ऐसे जितने भी दाल आते हैं ये सब आ जाता है। इसके अलावा जो आप नहीं जानते वो जानिए, दलहनी में दोस्तों सोयाबीन भी आता है। क्या आता है दोस्तों? दलहनी में सोयाबीन वगैरह भी आता है, तो इसे भी आप जोड़ के चलिएगा। ठीक है, ये सब याद रखेगा, दलहनी फसलों के उदाहरण हैं। आगे बढ़िए, आगे दोस्तों साइंस एंड टेक का सवाल है। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का सवाल है। स्पेशल प्री परीक्षा हुआ था 2010 में, उसमें सवाल आया था किसी बच्चे की पैतृकता स्थापित करने के लिए निम्नलिखित तकनीकी में से किसे उपयोग में लाया जाता है? कोई बच्चा है और उसके पिता के बारे में जानना है, उसकी पैतृकता के बारे में जानना है, तो क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? प्रोटीन विश्लेषण नहीं, डीएनए अंगुली छापन करेंगे। डीएनए अंगुली छापन का मतलब होता है फिंगर प्रिंटिंग। क्या होता है दोस्तों? ये फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं। ठीक है,
फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहा है। और आज हर किसी के पास आधार होगा। क्या होगा दोस्तों? आधार होगा। आधार किस पर काम करता है? फिंगरप्रिंटिंग पे तो काम करता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद रखेगा। गुणसूत्र गणना गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर किसी बच्चे की पैतृकता के बारे में जानना है तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को और किस नाम से जाना जाता है? लिख दिया तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इसी को दोस्तों अंगुली छापन कहते हैं, या फिर इसे और अच्छा नाम देते हैं, इसको कहते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग। क्या कहते हैं? प्रोफाइलिंग का नाम देते हैं। तो चाहे डीएनए प्रोफाइलिंग कहिए, चाहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहिए, चाहे डीएनए अंगुली छापन कहिए, सब एक ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए। कह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसकी देन है? ठीक है, ये किसकी देन है दोस्तों? ये आनुवांशिकता की देन है। किसकी देन है दोस्तों? आनुवांशिकता की देन है, ठीक है, जिसके वजह से सभी जगह पे चीजें अलग होती है। आनुवांशिकता क्या है? इसे आनुवांशिक विज्ञान कर सकते हैं, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। आनुवांशिकता मत कहिए, इसे आनुवांशिक विज्ञान कहिए, ठीक है। किसकी देन है? आनुवांशिक विज्ञान की देन है, ठीक है, विज्ञान की। कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? किस बेस पे दोस्तों काम करता है? क्योंकि डीएनए ये काम करता है दोस्तों डीएनए बहुरूपता पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो फिंगरप्रिंट होते हैं, जो निशान होते हैं, सबके अलग होते हैं। जितने अरब लोग हैं पूरे दुनिया में, ये सबके अलग अलग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ये आप याद रखेंगे, इसे डीएनए बहुरूपता कहते हैं। कह रहा जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक किसे कहा जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक दोस्तों कहा जाता है पॉल बर्ग को। किसे कहा जाता है? पॉल बर्ग को जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। किसे? पॉल बर्ग को कहा जाता है। तो इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों यूपी स्पेशल का सवाल है और यह प्री परीक्षा 2021 में आया हुआ सवाल है। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक मेला दे रहा है और मेला कहां पर लगता है ये बता रहा है। लिख रहा है जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल में लगता है और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में लगता है। ये आपसे पूछ रहा है। तो जो गलत है दोस्तों वो है दोस्तों बलदेव छठ का मेला, ठीक है। बलदेव छठ का मेला जो पूर्वांचल दे रहा दोस्तों ये गलत है। ये पूर्वांचल में नहीं। बलदेव का संबंध कहां से है? बलदेव कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के भाई थे बलदेव। तो याद रखेगा बलदेव छठ का मेला मथुरा में लगता है, पूर्वांचल में नहीं। पूर्वांचल कहने से तात्पर्य क्या हो जाता है? ये गाजीपुर और ये आपका बनारस वगैरह, चंदौली वगैरह वाला जो क्षेत्र है ये दोस्तों आ जाता है पूर्वांचल में। आजमगढ़ तक का क्षेत्र दोस्तों पूर्वांचल में आता है। लेकिन बलदेव छठ का मेला जो लगता है मथुरा में लगता है, और मथुरा पूर्वांचल नहीं पश्चिमांचल का हिस्सा है, ठीक है। तो याद रखेगा। जल विहार का मेला कहां लगता है दोस्तों? जल विहार का मेला दोस्तों बुंदेलखंड में लगता है। कहां लगता है? जहां पानी की सबसे ज्यादा कमी है। बटेश्वर का मेला वैसे कहां लगता है दोस्तों? इसे पश्चिमांचल कहते हैं, ठीक है। लेकिन बटेश्वर दोस्तों एक स्थान विशेष है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी बिलोंग करते थे। शुक्रताल का मेला कहां लगता है दोस्तों? याद रखेगा मुजफ्फरनगर का मेला है, मुजफ्फरनगर का मेला शुक्रताल, ठीक है। तो ये सारे तथ्य याद रखेगा। जो गलत है वो क्या गलत है दोस्तों? बलदेव छठ का मेला, और ये कहां पर लगता है? ये मथुरा में लगता है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों विविध का है। प्री परीक्षा 2021 में पूछा गया सवाल है विविध का, जो कहीं नहीं आता वो विविध में देता हूं मैं, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना है। लिख रहा प्राथमिक ऊर्जा क्या है? ज्वारीय शक्ति। और क्या लिख रहा दोस्तों? वाणिज्यिक ऊर्जा क्या है? तेल और गैस है। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा में जानवरों का गोबर आता है और गैर पारंपरिक ऊर्जा में सौर ऊर्जा आता है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जो यहां पर प्राथमिक ऊर्जा लिखा दोस्तों ज्वारीय शक्ति, वो गलत लिखा है। प्राथमिक ऊर्जा में ज्वारीय शक्ति नहीं होगा। प्राथमिक ऊर्जा में दोस्तों प्राकृतिक स्रोत होते हैं, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? जब कभी प्राथमिक ऊर्जा की बात करेंगे तो हमेशा प्राकृतिक ऊर्जा की बात करिए यहां पर, ठीक है। प्राकृतिक ऊर्जा की बात करिए, यहां पर क्या हो जाएगा? प्राकृतिक ऊर्जा होना चाहिए, प्राकृतिक ऊर्जा, ठीक है। और जो वाणिज्यिक ऊर्जा का, वाणिज्यिक मतलब जो बेचने योग्य ऊर्जा है वो क्या है दोस्तों? वो है तेल और गैस। तेल और गैस क्या होता है दोस्तों? वाणिज्यिक है, जिसको भी आप बेच सकते हैं। गैर वाणिज्यिक ऊर्जा क्या है? गैर वाणिज्यिक मतलब नॉन कॉमर्शियल में कौन सा आता है? तो दोस्तों इसमें आता है बायोगैस, ठीक है, जो कि जानवरों के मल मूत्र से तैयार किया जाता है। और गैर पारंपरिक में क्या आता है दोस्तों? जो कभी न समाप्त होने वाली ऊर्जा है, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जैसे पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ठीक है। ये कभी समाप्त होने वाला, क्षय होने वाला ऊर्जा नहीं है। ये गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के अंतर्गत ये सभी आते हैं। तो आप समझिए ना कि पूछा क्या। तो जो गलत है दोस्तों वो पहला वाला गलत है। ये ज्वारीय जो होगा दोस्तों ये आना चाहिए किसके साथ दोस्तों? ये गैर पारंपरिक में हम रख सकते हैं, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, ये सब यहां आते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात समझ में? कहीं कोई आपको डाउट है?
नहीं है ना? डाउट नहीं दोस्तों, तो मैं कहूंगा आप एक किताब जरूर रखिए, ये किताब, वरना फिर अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, फिर से थोड़ा स्टॉक और प्रिंट कराया जा रहा है, तो आप एक बार फिर से तैयार हो जाए लेने के लिए, अन्यथा फिर सच में खत्म हो जाएगा। मैं कोई बहाना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कोई बहाना नहीं है। थोड़ी सी स्टॉक और मेंटेन किए गए हैं कि थोड़े और बच्चों को दे दिए जाए, नहीं तो फिर ज्यादा प्रिंट में क्या होता है ना, फिर बल्क में किताबें रुक जाती हैं, फिर नुकसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बड़े सोच समझ के किताबें बनाई जाती हैं भाई। आप सोचो ना, अगर 500 किताबें भी रुक गई तो फिर अपना तो नुकसान होना है, ठीक है। तो कोशिश ये रहती है कि जितनी किताबें प्रिंट हो वो सभी बिक जाएं, ठीक है, वो सभी बच्चों तक पहुंच जाएं, और जिस लिए छपी हैं वो बच्चों का उद्धार करे जाके। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, उनका ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इन्हें आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट आपको खुद से कराना पड़ेगा। किताब खरीदेंगे तो बाई पोस्ट आपके घर जाएगी, लेकिन अगर ये वाला मटेरियल लेंगे तो ये आपको हाथ से लिखा हुआ मटेरियल है और ये आपको स्वयं से प्रिंट कराना होगा। पहले मैं कॉपी पे पढ़ाता था, ये उसकी क्लास है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और सेशन ही समाप्त होता है। एक बात और बताना चाहूंगा, आप ना आ जाइए स्टडी 91 प्रो पर। कहां पर आ जाइए? वहां पर दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। स्टडी 91 प्रो का एक काम करो ना, ऐप डाउनलोड करो, और वहां पे दोस्तों आपको फ्री टेस्ट भी दिया गया है, ठीक है, फ्री टेस्ट भी दिया गया है। आप अपने समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए सबसे पहले सर्च बॉक्स मिलेगा, उस सर्च बॉक्स में रखना यूपीपीएससी आरओ, आपको मिल जाएगा दोस्तों। यूपीपीएससी आरओ सर्च करने पे आपको आपका एग्जाम मिल जाएगा। हो सकता है आप किसी दूसरे परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आप उसे सर्च कीजिएगा, आप अपने एग्जाम को ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों वहां फ्री टेस्ट आपको मिल जाएगा, कुछ टेस्ट को फ्री मिलेंगे और बाकी दोस्तों वहां पर पेड टेस्ट हैं। बहुत शानदार ये है, ठीक है। यहां पर दोस्तों आपको मंथली पास भी मिल जाता है, 30 दिन के लिए, 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए और 365 दिन के लिए। जो भी आपके लिए बेहतर हो, सुटेबल हो, आप ले सकते हैं। यहां आपको कंप्लीट टेस्ट भी मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा और चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। सब कुछ दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के साथ दिया गया है। आप सही गलत क्या करते हैं, क्या आपकी परफॉर्मेंस है, क्या आपकी रैंकिंग बनती है, सब कुछ आप देख सकते हैं बेहतर ढंग से, ठीक है। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। बाकी जो हमारा पुराना एप्लीकेशन स्टडी 91 का, वो तो चल ही रहा है, वहां भी बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। चलिए, सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन रहेगा आप सभी से, अगर आपको लगे नितिन सर वाकई मेहनत कर रहे हैं तो 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा मेरे लिए, अच्छा खराब जो भी आपको महसूस हो, और लाइक या अनलाइक जरूर करिए, जो आपकी मर्जी हो। लग रहा है कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लाइक कीजिए, उसकी वजह से दोस्तों चैनल ग्रो करेगा। ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।